नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 342वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूँ आपके साथ सोनाली राय और मैं हूँ आपके साथ पूजा खंडूरी। तो आपको बताएंगे हम आपकी मतलब की खबरें, और वो खबरें रेडियो और टीवी के एक गजब कॉम्बिनेशन में रहने वाली है, एक अनोखे लहजे में, एक अलग अंदाज में रहने वाली है। आपको खबरें सुनाएंगे भी और खबरें दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर तक की कहानी आपको बताएंगे हलचल के साथ। यहाँ पर हर खबर होगी सिर्फ आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए शुरुआत करते हैं हम उसी खबर के साथ। हम रोज ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसलिए भी बार बार इस खबर को दिखा रहे हैं ताकि भाई प्रशासन की नींद अच्छे से खुले और वो समझे कि स्थिति कितनी गंभीर है। दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई गिरावट नहीं दर्ज की गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल 350 के पार रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से यही अपील की जा रही है कि जब आप अपने घरों से बाहर निकलें तो फिर आप मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। और जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं, स्पेशली बच्चे, बुजुर्ग, उनको घर से बाहर ना निकलने की ही सलाह दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलिए। निकल रहे हैं तो N95 या 99 मास्क का उपयोग करें आप, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी ज़्यादा प्रदूषित है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में AQI का असर बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो रही हैं, गले में खराश और इसी के साथ साथ आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं। और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे पूजा कि अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रखिए और मास्क जरूर लगाइए। अलग अलग एरियाज में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है फटाफट बता देते अपने दर्शकों को। आनंद विहार में जैसे 354 है, अलीपुर में 321, अशोक विहार में 339, बवाना में रहते हैं अगर आप तो 367, बुराड़ी में 327, चांदनी चौक में 349, द्वारका सेक्टर 8 में 322 और ITO में 325 रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं जहांगीरपुरी में 349, लोधी रोड में 286, मुंडका में 355 और नजफगढ़ में 289 रिकॉर्ड हुआ है। नरेला में 343, नेहरू नगर में 346 और ओखला फेज 2 में 325 रिकॉर्ड हुआ है। पटपड़गंज में 340, आरकेपुरम में 334, रोहिणी में 349 और सोनिया विहार में 343, विवेक विहार में 355, वजीरपुर में 349 रिकॉर्ड हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रविवार को भी बहुत ही ज्यादा खराब बना हुआ ही था सोनाली, हमने भी देखा ये। और CPCB के जो समीर ऐप है उसके मुताबिक दिल्ली के 29 मॉनिटरिंग सेंटर्स में वायु गुणवत्ता बहुत ही खराब कैटेगरी में रही। बवाना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जबकि AQI का स्तर यहाँ पर 336 दर्ज किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि यह समस्या एक दिन की नहीं है, बल्कि ये समस्या 27 साल के बैकलॉग का है। इसे ठीक करने में सरकार को कम से कम नहीं तो 27 महीने लगेंगे। और इधर दिल्ली के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। तो साफ है कि लोगों की तरफ से ये अब मांग की जा रही है पूजा की AQI का स्तर प्रदूषण से वो राहत चाहते हैं, क्योंकि प्रदूषण की वजह से सबको परेशानी हो रही है, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को परेशानी हो रही है। अब देखिए मुख्य कारण बता देते हैं इसके कि होता क्यों है ये। गाड़ियों का बढ़ता धुआं, पराली जलना, निर्माण के जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, फैक्ट्रियों का उत्सर्जन, कचरा जलाना, सर्दियों में हवा का ना चलना, इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाता है। और आपको बचना कैसे है? N95 मास्क पहने, बाहर कम निकले, घर में हवा साफ रखें, खूब पानी पिए, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी दें। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ सरकार नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हवा साफ नहीं होती हमें खुद को भी सुरक्षित रखना होगा। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान रखना है इन तमाम बातों का। और कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ पर है वो तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर ही रहे हैं। आपके इलाके में कितना है उसको देख लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत गंभीर है भाई ये स्थिति और इसको लाइटली लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, पोल्यूशन की बात कर रहे थे। एक और बड़ा इशू है आजकल जो लोग बहुत फेस कर रहे हैं, इंडिगो क्राइसिस के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
और इतनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, इतनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और कोलकाता समेत देश के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट्स रविवार को बस स्टैंड की तरह नजर आ रहे थे। इंडिगो फ्लाइट्स के एक के बाद एक कैंसिल होने से अफरा तफरी वहां मच गई। कई यात्री तो घंटों तक वहीं पर बैठ गए। मैं चाहूंगी भी कि आप वो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर दिखाएं जो एयरपोर्ट से सामने आ रही थी। वो तस्वीरें जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, जब वहाँ पर इंतज़ार करने में लगे हुए थे लोग, उनको कुछ अपडेट्स नहीं मिल पा रही थी, बस इंतज़ार करने के लिए उनको बार बार कहा जा रहा था। तो उन तस्वीरों को ज़रा स्क्रीन पर चलाइए। कई यात्री तो घंटों तक वहीं पर बैठ गए थे क्योंकि एयरलाइंस उनके बैग पहले ही ले चुकी थी, और वो बैग्स की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, लगातार तस्वीरें दिखाई हैं, कितने परेशान हुए हैं वो। लोगों का कहना तो ये था कि वो घर भी लौटना चाहे तो वो लौट नहीं पा रहे थे। देर रात डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस फिर जारी किया। बिल्कुल सही कहा पूजा, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर जाएं और रील्स अगर आप देखते हैं, आप स्क्रॉल करें तो हर एक दूसरी रील जो है वो इंडिगो से रिलेटेड आ रही है कि किस तरीके से यात्री परेशान हो रहे हैं। और जिस तरीके से, बिल्कुल आपने सही कहा कि बस स्टैंड की तरह नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से बस स्टैंड पर लोग बस के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही एक एयरपोर्ट पर लोग ऐसे ही खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे। और जब लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने हंगामा किया, और अब तो डीजीसीए ने भी इसको लेकर के एक्शन लिया है और नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि आज शाम 6 बजे तक उसका जवाब दिया जाए, और अगर जवाब सही टाइम पर नहीं दिया जाएगा तो कार्रवाई की भी बात कही गई है। सरकार ने बढ़े हुए एयरफेयर पर लगाम लगाने के लिए लेटेस्ट अपडेट में इंडिगो ने यह दावा भी किया है कि उनके 95% रूट्स पर जो ऑपरेशन है वो अब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन 3 दिसंबर से जारी इस संकट ने लाखों लोगों की प्लानिंग चौपट कर दी। किसी का इंटरव्यू छूटा तो किसी के एग्जाम, तो कोई अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच सका। 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द होने से हालात काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गए थे। सोनाली, लोग बहुत परेशान थे। हालांकि शनिवार देर रात ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पर स्थिति को सामान्य बताकर तस्वीरें जारी की गई, मगर यात्री अब भी नाराज़ हैं और क्लास एक्शन की मांग कर रहे हैं। इंडिगो यात्रियों की परेशानी के बीच भारतीय रेलवे ने भी लोगों के लिए काफ़ी मददगार भारतीय रेलवे एक तरफ साबित हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पश्चिम रेलवे ने एक स्पेशल काउंटर बनाया है। वहां पर आप फ्लाइट कैंसिल होने से पहले फंसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन टिकट दिए जा रहे हैं। संकट क्यों हुआ, उसकी मुख्य वजह क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। नए क्रू ड्यूटी नियम यानी कि FDTL और डीजीसीए ने जो निगरानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है उसने 2025-26 में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस यानी कि FDTL नियम लागू किए, जिनके तहत पायलट क्रू मेंबर्स को ज्यादा आराम देना, रात के फ्लाइट या फिर लैंडिंग्स पर सख्त सीमाएं लगाई गई हैं। क्रू की कमी प्लस गलत प्लानिंग, इसकी वजह से इंडिगो जो है उसको इतना परेशान होना पड़ा। और इंडिगो तो क्या परेशान हुआ, लोगों को ही परेशान कर दिया, क्योंकि लोगों की इतनी परेशानी बढ़ गई कि वो जहां जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाए। इनफैक्ट एयरपोर्ट से तो वो भी तस्वीरें आई कि लोग अपने लगेज के लिए इंतजार कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि ठीक है आप रद्द कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम लगेज तो टाइम पे दे दीजिए ताकि हम वहां से निकल जाएं। तो लोगों की इतनी परेशानियां बढ़ गई। बिल्कुल, इंडिगो ने देखिए इन नियमों के लिए पर्याप्त पायलट या फिर पहली ऑफिसर जिसे फर्स्ट ऑफिसर्स कहते हैं उनका इंतजाम नहीं किया। उनकी लीन स्टाफिंग नीति यानी कि कमी जो स्टाफ में नजर आई, हायरिंग फ्रीज हुई। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे ही नए नियम लागू हुए अवेलेबल क्रू तुरंत कम पड़ गए। ऑपरेशनल मॉडल इनकम्पैटिबल रहा। इंडिगो अपनी व्यापार रणनीति में अक्सर रात की फ्लाइट्स, तंग शेड्यूल और हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस पर निर्भर करता है। नए नियमों ने इस मॉडल को असंभव ही बना दिया। बाकी जो रीजंस रहे हैं, तकनीकी गड़बड़ियां, मौसम, एयरपोर्ट कंजेशन, कंपनी, सिर्फ नियम परिवर्तन की वजह से नहीं बल्कि मौसम जैसे कि धुंध, एयरपोर्ट पर बड़े यात्री, उड़ान बोझ, तकनीकी ग्लिचेस, इनसे भी प्रभावित हुए हैं। और इसका परिणाम क्या रहा है कि बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स रद्द की गई, देरी हुई, यात्रियों को असुविधा हुई, देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हड़बड़ी हुई, प्लस अव्यवस्था जैसा नजारा देखने को मिला। क्यों इंडिगो इस संकट को नहीं संभाल पाया, ये भी आपको बताते हैं। इंडिगो ने समय रहते तैयारी नहीं की। डीजीसीए ने नए नियम लागू करने से पहले एयरलाइंस को तैयारी का टाइम भी दिया था, लेकिन इंडिगो ने पायलट हायरिंग या फिर रोस्टर जो एडजस्टमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इतनी गड़बड़ी देखने को मिली, इतना बड़ा संकट आ गया और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। और सवाल ये भी उठता है पूजा कि केवल इंडिगो में ही ऐसी परेशानी क्यों हुई, बाकी भी एयरलाइंस हैं
उनमें ऐसी परेशानी क्यों नहीं हुई। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके पास एक तो जो प्लेन्स हैं वो कम है, क्रू मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से उनको ये परेशानी नहीं हुई। और चूंकि ये जो इंडिगो है वो बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स देता है और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी भी है उसकी, तो उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हुई। तो लीन स्टाफिंग हाई यूटिलाइजेशन मॉडल इंडिगो सालों से काम क्रू रखकर अपने प्लेन तेजी से उड़ाता रहा है। ये मॉडल नए नियमों के तहत टिक ही नहीं पाया। बफर नहीं बल्कि जीरो स्लैक शेड्यूलिंग था ये, मतलब अगर कोई फ्लाइट क्रू छूट गया तो संभलने का कोई बैकअप पॉलिसी ही नहीं थी, जिससे एक गिरावट से पूरा चाल फेल हो गया। ओवरलैपिंग प्रेशर, सर्दी, विंटर शेड्यूल, बढ़ी हुई मांग, मौसम, तकनीकी दिक्कतें, सब कुछ एक साथ आ गया। इतने सारे एक्सटर्नल प्रेशर को एक साथ संभालना इंडिगो के लिए संभव ही नहीं रहा और इससे हुआ ये, हजारों उड़ानें रद्द हो गई, डिले हो गई, यात्रियों का भरोसा डगमगा गया, एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ हो गई, चेक इन, बैगेजेस, किराया वापस लेना, फ्लाइट रीशेड्यूल होना, ये सब काम पड़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रेगुलेटर जो है DGCA, उनका हस्तक्षेप करना फिर शुरू हुआ। एयर टाइम रूल्स के तहत रोस्टर कंप्लायंस मांगी गई, स्लॉट री-एलोकेशन रिपोर्ट मांगी गई। ये मोमेंट में ही सब कुछ गिर गया। इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए। इंडिगो का डोमिनेंस और मार्केट शेयर 65% है। इसका मतलब है कि जब वो गड़बड़ हुआ तो पूरे देश में हवाई सफ़र पर इसका असर पड़ा। लो कॉस्ट प्लस हाई फ्रीक्वेंसी प्लस लीन स्टाफिंग, अगर एक बड़ा खिलाड़ी इस मॉडल से फिसल जाता है तो सिस्टम वाइड डिसरप्शन संभव है। चुनौतियों को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। नए नियम, सेफ्टी नॉर्म्स, रेस्ट नॉर्म्स, इनको हल्के में लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन सेफ्टी, क्रू वेलफेयर रेगुलेशंस की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है वो अब दिख गया है। तो इंडिगो को लेकर अपडेट्स हम आपको दे रहे थे, बाकी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को लेकर एक बहुत अहम खबर सामने आई है। खबर क्या है कि MBA कार्यक्रम में, जो MBA का कोर्स होता है, उसमें दाखिल लेने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत देते हुए सोनाली, परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उसको अब बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की है कि MBA के छात्र 15 दिसंबर 2025 तक अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ये विस्तार केवल MBA कार्यक्रम के छात्रों के लिए होगा और कोर्सेज के लिए नहीं होगा। बाकी के जो PG कोर्सेज हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से छात्रों की ओर से परीक्षा शुल्क भुगतान में तकनीकी दिक्कतों, सर्वर समस्या, नेटवर्क बाधा और दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी की लगातार सूचनाएं मिल रही थी और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए DU SOL प्रशासन ने छात्रों की सुविधा और हित को प्राथमिकता देते हुए अंतिम तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि ये कदम उन विद्यार्थियों के लिए विशेष राहत है जो निर्धारित तिथि में तकनीकी कारणों से आवेदन पूरा नहीं कर पाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वह DU SOL की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाएं और वहां पर लिंक के माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म सावधानी पूर्वक भरें। प्रशासन ने दोहराया कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर अधूरी जानकारी छात्रों की परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है, इसलिए आवेदन भरते समय सभी विवरणों को ध्यान से जांचना अनिवार्य होगा। परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ने से MBA छात्रों को विशेष रूप से राहत मिली है, क्योंकि वर्ष के अंत में प्रोजेक्ट सबमिशन, फिर असाइनमेंट, इंटरनल वर्क और शैक्षणिक गतिविधियों के बीच समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। तो ऐसे में उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये तो रही दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL को लेकर जो MBA का कार्यक्रम है उसमें तिथि बढ़ाई गई है उसको लेकर बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके मतलब की बात करते हैं एकदम आपके काम के बाद। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE की ओर से ग्रुप A, B, C के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि निर्धारित अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। पात्र और इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती के लिए भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.government.in पर जाकर भर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से 224 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद का नाम, पदों की संख्या असिस्टेंट सेक्रेटरी 8 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें और असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो 12 है। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो 8 है। असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन की बात करें तो 7 है। अकाउंट्स ऑफिसर की अगर बात करें तो 2 पद हैं और वहीं सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 27 पद है।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के 9 पद हैं जिस पर भर्ती होगी। जूनियर अकाउंटेंट के 16 पद हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 35 पद है। आपको आवेदन कैसे करना है समझ लीजिए। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक और जो स्टेप्स है वो हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट क्या है? cbse.government.in। उसको विजिट करना है। होम पेज पर जाना है, भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है। नए पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और फिर मांगी गई डिटेल्स भरकर अपना पंजीकरण कर लेना है। इसके बाद बाकी की डिटेल्स भरकर फॉर्म को आपको पूरा कर लेना है। इसके लिए आपको फीस कितनी पे करनी होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। एक निर्धारित फीस है वो आपको पे करनी होगी। एक प्रिंट आउट आपको इसका ज़रूर निकाल कर रख लेना है भविष्य के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आवेदन के साथ कैटेगरी वाइज फीस जमा करना आवश्यक है, तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो SC ST दिव्यांगजनों के लिए और एक्स सर्विसमैन जो हैं और महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये हैं, जबकि OBC EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्रुप A के लिए 1750 रुपये हैं। जबकि अगर ग्रुप B की बात करें और C की बात करें तो 1050 रुपये भुगतान करना होगा। फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट पैकिंग और UPI के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट डेट कभी पूजा वो एक बार बता दीजिए क्योंकि भूल ना जाए। बिल्कुल 25 दिसंबर याद रखिए इस डेट को। अब हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, वो भी आपको बताते हैं। देश का पहला सिटी सेंट्रिक AI इनोवेशन मूवमेंट है। इसका मतलब है कि ये कार्यक्रम खास तौर पर दिल्ली शहर की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कार्यक्रम के उद्देश्य की हम बात कर लें तो इस पहल का मकसद है कि दिल्ली के छात्र AI के जरिए शहर की असली समस्याओं के समाधान खोजें। अब स्कूलों की समस्या जो सामान्य कक्षाएं हैं वो इनोवेशन लैब में बदलेंगी, जहां छात्र खुद AI प्रोजेक्ट बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कार्यक्रम छात्रों को सिर्फ तकनीक नहीं सिखाएगा बल्कि उन्हें रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाएगा, और ये बेहद जरूरी भी होता है पूजा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की उन्होंने सराहना भी की। रेखा गुप्ता ने जो CM रेखा गुप्ता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत AI और तकनीकी नवाचार में दुनिया में अपनी पहचान बढ़ा रहा है। आज तकनीकी सिर्फ विशेषज्ञों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए और छात्रों के लिए भी बहुत ही आसान से उपलब्ध है। और वहीं आपको बता दें कि इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी पहुंचे, और इस कार्यक्रम की खास बात यही रही कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसमें मौजूद रहे। छात्रों को उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान और AI में करियर बनाने की प्रेरणा दी और उनकी कहानी बताती है कि मेहनत और अनुशासन, सपनों पर भरोसा रखकर कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकता है। दिल्ली AI ग्राइंड से क्या मिलेगा? छात्र AI सीखेंगे, असली समस्याओं पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, गलतियों से सीखकर कुछ नया बनाने की हिम्मत विकसित करेंगे, शहर के चेंज मेकर बनेंगे। मुख्यमंत्री का संदेश इस पर यह है कि युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति ही दिल्ली का भविष्य तय करेगी। दिल्ली AI ग्राइंड छात्रों को निरंतर सीखने और निडर होकर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला? ये हमें आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत चर्चित हैं। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के गर्वित अधिकारी हैं। ISS तक पहुंचने वाले पहले भारतीय है जिसने उन्हें पूरे देश का हीरो बना दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता, तकनीकी कौशल और अंतरिक्ष मिशन में ये दिखा, उनका धैर्य दिखा युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा वो बने हैं उसके बाद से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम ये बता देते हैं दिल्ली की एक और बड़ी समस्या है ये ट्रैफिक की समस्या, कि आज आपको कहाँ पर रूट डाइवर्ट मिल सकता है या फिर कहाँ पर रूट बंद हो सकता है। रेड फोर्ट के आसपास 8 से 13 दिसंबर तक एक इवेंट के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राजमार्ग, SPM मार्ग और आसपास के रास्तों पर ट्रैफिक प्रतिबंध या फिर डाइवर्जन हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्य चौराहों, चौकों जैसे कि आपको बता दें कि टॉप पॉइंट सुभाष मार्ग, वहीं शांतिवन चौक, GPO चौक और दिल्ली गेट और हनुमान मंदिर क्रॉसिंग पर भी डाइवर्जन लागू होने की संभावना है। तो हमारी तो यही आपसे गुजारिश है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार आप मैप को चेक करें और साथ ही साथ एक बार ही आप जा करके चेक करके घर से बाहर निकले, क्योंकि अगर आप निकले और आपको ट्रैफिक मिला और डाइवर्जन करना पड़ा तो आप 15 मिनट में जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ आपको आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। तो परेशान होने से अच्छा है कि आप एक बार ही मैप चेक करें, एडवाइजरी चेक करें और उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें।
तो अगर आप रेड फोर्ट, चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली के आसपास जाने की सोच रहे हैं तो वैकल्पिक रूट पहले से तय कर लें। पार्किंग केवल निर्दिष्ट पार्किंग जोन में ही करें, कहीं भी पार्क ना करें, उसकी वजह से फिर और ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। दिल्ली की ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए इससे नज़र आते हैं। रेड फोर्ट के आसपास अगर आप जा रहे हैं, वहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है, इसी वजह से ये डिविजन्स वहाँ पर किए गए हैं। बाकी तो देखिए, सोनाली ने जैसा कहा है कि गूगल मैप का इस्तेमाल करें आप, और साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रोफाइल है, उस पर वो लगातार अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर कोई डाइवर्जन हो रहा है या फिर कोई चेंजेस हो रहे हैं रूट्स में, कहीं कोई रूट बंद किया जा रहा है या फिर रास्ता कहीं दूसरी जगह से निकाला जा रहा है, तो वो उस पर अपडेट देते रहते हैं। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले और आज मंडे है, ऑफिस के लिए आप निकल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि पता चला आपको ऑफिस 9 बजे पहुंचना हो, हालांकि 9 तो बज गए हैं, चलिए 10 बजे पहुंचना हो और आप घूम रहे हैं और ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपको 11 बज गया, तो इससे क्या होगा कि आपको बॉस की डांट भी सुननी पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप एक बारी आप मैप देखें, रूट चेक करें और एडवाइजरी देखें, उसके बाद ही आप अपने घर से बाहर निकलें। बिल्कुल, और स्पेशली जो पीक आवर्स होते हैं, जैसे सुबह का वक्त होता है 8 से 10 बजे के बीच में, बहुत ज़्यादा रश होता है सड़कों पे, तो उस दौरान अवॉइड कर सकते हैं आप। अब वो रश होता ही इसलिए ना क्योंकि वो ऑफिस आवर्स होते हैं, तो सब लोग उसी टाइम पे निकलते हैं, तो उससे थोड़ा आधा घंटा पहले निकल सकते हैं आप। ये तो मैं ये टेक्निक का इस्तेमाल करती हूँ, कभी मुझे कहीं जाना होता है और अगर मुझे पीक आवर्स में जा रहा है, तो फर्ज करिए आपकी शाम को 5 बजे से वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगने लगेगा वहाँ, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4:30 या 4 बजे निकल जाऊँ, तो फिर हम उस ट्रैफिक से बच सकते हैं। तो आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते अब हम ट्रैफिक के बाद आपको बताते हैं, सोने चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते रहते हैं और लोगों को हैरान कर रहे हैं। फिलहाल 10 ग्राम सोना महंगा होकर 1,30,290 रुपये पर पहुंच गए। कल से थोड़े से प्राइसेस बढ़े हैं। तो वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत है 1,89,900 पर केजी। तो चलिए, कुछ कम हुआ है कल के मुकाबले, क्योंकि कल तो 90 पे था और आज 89 पे है, तो कुछ कम है। हालांकि वो दिन दूर नहीं है कि जब चांदी पर केजी 2 लाख के पार जाएगा, और सोना खरीदने से पहले तो हम सोच ही रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम चांदी खरीदने से पहले भी 100 बार सोचेंगे कि लें या फिर ना लें। बिल्कुल सही बात है। सोने चांदी के भाव जिस कदर बढ़ रहे हैं, और जब से हम ये प्राइजेस बता रहे हैं अपने दर्शकों को रोज सुबह, तब से तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक देखने को मिला है। और सोने की चांदी और चांदी की चांदी हो रही है, लेकिन बाकियों की जेबें ढीली हो रही है बस। और अभी तो सीज़न भी वही चल रहा है, वेडिंग सीज़न चल रहा है। इससे पहले जब फेस्टिव सीज़न चल रहा था, उस दौरान भी लोग काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी खरीदते हैं, तो उस दौरान भी लोगों को काफ़ी भार पड़ा। और अभी अगर आपको किसी की शादी में जाना है, अपने रिलेटिव को आपको कुछ गिफ्ट करना है, तो मुझे लगता है कि पहले लोग सोना खरीदने से पहले सोचते थे, अब वो चांदी खरीदने से पहले भी सोचेंगे कि लें कि नहीं लें। पहले इजी होता था कि सोना छोड़ के लोग चांदी की कुछ चीज़ें दे देते थे, लेकिन अब चांदी देने से पहले भी वो 100 बार सोचेंगे। बिल्कुल, तो ये सोने चांदी के प्राइसेस हैं। और अब हम आपको फ्यूल प्राइसेस बता देते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं। दिल्ली में 94.77 पर लीटर, डीजल में 87.67 पर लीटर और सीएनजी मिल रहा है 77.09 पर किलोग्राम। तो वहीं अगर हम नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87.97 प्रति लीटर और सीएनजी की बात करें तो उसकी कीमत है 81.70 प्रति किलोग्राम। तो वहीं अगर गुरुग्राम की हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.40 प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत की अगर बात करें तो 87.70 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की अगर बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम। तो एक नज़र डालिए और फुल स्टेशन जा रहे हैं तो उसके पहले तो आपको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि कहाँ पर कितना पेट्रोल डीजल सीएनजी है, और जहाँ पर कम है कोशिश कीजिए कि अगर आप आसपास जा रहे हैं तो आप वहीं से लीजिए। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें दिल्ली में सस्ता मिल रहा है, अभी हम नोएडा में हैं, लेकिन दिल्ली जाने में उतना फ्यूल हमारा लग जाना है। तो फिर ऐसे में देखिए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब जब से इनके भी प्राइसेस हम बता रहे हैं तब से ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो, लेकिन स्टेबल बने हुए हैं ऑलमोस्ट, और कम नहीं हो रहे हैं। जो मतलब एक व्हीकल ऑनर एक्सपेक्ट करता है ना कि चाहे वो कार चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो। यही तो रीज़न है जिसकी वजह से सीएनजी की ओर। आप सीएनजी
ले लें हाँ। और उसी को चलाएं। एटलीस्ट एवरेज तो अच्छी दे देगी वो। आप सीएनजी प्रेफर करेंगे या फिर पेट्रोल डीजल? ऑब्वियसली अगर दाम के नाम पे देखा जाए तो सीएनजी इज़ फार बेटर देन पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है वो और जेब पर बहुत असर डालती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी एक ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी लोग काफ़ी बढ़ रहे हैं आजकल। हाँ, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन कई बार मैं बता चुकी हूँ कि एक बार मेरे साथ ये हुआ कि मैं अपनी स्कूटी लेके निकली और रास्ते में फंस गई क्योंकि चार्जिंग पॉइंट की बहुत दिक्कत थी। बिल्कुल, तो ये भी इश्यूज होते हैं। तो अब क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, जाते जाते आपको आज का इतिहास बता देते हैं हम। आज के दिन 8 दिसंबर को 1962 में भारत ने चीन युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त माना था। 1976 को भारतीय संविधान में 42वां संशोधन लागू हुआ। 1995 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया शुरू हुआ। 2005 में सार्क देशों के बीच चाइल्ड वेलफेयर चार्टर लागू हुआ और 2014 में INS कोलकाता का परीक्षण सफल हुआ। इसी के साथ कार्यक्रम को कर रहे हैं समाप्त। धन्यवाद।